नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत जल्दी शायद 5 महीने में अगला लोकसभा चुनाव होने वाला है। 18वीं लोकसभा इसमें चुनी जाएगी और 5 महीने होते होते इस चुनाव के नतीजे भी सामने आने वाले हैं। तो इस चुनाव के बारे में जो कुछ चर्चाएं चल रही है, डिबेट चल रहे हैं, उसमें कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसकी सीटें बढ़ेगी, किसकी सीटें कम होगी, किसको किस सोसाइटी का यानी समाज घटक का वोट चला जाएगा और किसका घटेगा, इस पर चर्चा ज़ोरों शोरों से चल रही है। बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन एक बात हमको समझनी चाहिए, पिछले मानो 10 साल में, क्योंकि 2014 का चुनाव भी 2013 की दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शुरू हुई थी। आज भी उसी ढंग से 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव और नतीजे सामने आने के बाद वही लोकसभा की चर्चा 10 साल पहले चलती थी, उसी ढंग से चल रही है। सवाल ये है दोस्तों कि अगर हम लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पिछले दो अनुभव जो है, यानी 2 लोकसभा और उसके पहले जो 5 विधानसभा चुनाव दोनों बार हुए थे, उसके बाद जो घटनाक्रम था, जिस ढंग से क्रोनोलॉजी है, वो समझकर हम डिबेट करते हैं क्या, ये बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि वहाँ क्या हुआ था, अब क्या हो सकता है, ये अगर तय करना है तो पिछले इतिहास के कुछ पन्ने खोलने पड़ते। पिछले 10 साल में यानी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात समझ में आती है, मोदी राष्ट्रीय पटल पर आ गए गुजरात छोड़कर। 3 बार तो उन्होंने गुजरात का विधानसभा चुनाव जीता था। उसके बाद 2014 में वो लोकसभा की अखाड़े में उतर गए और 2 चुनाव भारी बहुमत से जीत गए और ये तीसरा चुनाव है। तो पिछले 10 साल में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद या लोकसभा के प्रत्याशी बनने के बाद राजनीति में बड़ा भारी बदलाव आया है। और वो ये बदलाव है कि बहुत सारे राजकीय नेता जो थे वो राजनीति के क्षितिज से मानो गायब से हो गए। शरद यादव, हमने बहुत बार उनका नाम सुना है, बहुत बार सुना है। आज कोई शरद यादव को पिछले 3-4 साल से शरद यादव का नाम पूछता भी नहीं, जो एक समय बीजेपी प्रणीत एनडीए के कन्वेनर हुआ करते थे, सूत्रधार हुआ करते थे। बाद में सोनिया गांधी के साथ चले गए और यूपीए में शामिल हो गए। बार बार हमको 2014 से लेकर 19 तक सोनिया गांधी राहुल गांधी के बाजू में खड़े दिखते थे, लेकिन आज शरद यादव की याद तक किसी को नहीं आती। बिल्कुल उसी तरीके से पिछले 4 साल में, 5 साल में चंद्रबाबू नायडू हम भूल गए हम। एक समय था कि चंद्रबाबू नायडू ये पूरा आंध्र था, तेलंगाना मिलकर जो आंध्र था, एक राज्य था जहाँ से 42 एमपी लोकसभा में चुनकर जाते थे। उस वक्त चंद्रबाबू 2002 या 3, 2001, 2002 उस समय के चंद्रबाबू देखो, उनको तो सीईओ माना जाता था। देश में एक मुख्यमंत्री था जो अपना राज्य और अपनी पार्टी मानो किसी कंपनी का सीईओ इस ढंग से चलाते थे, मैनेजर जैसे चलाते, मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे चलाते थे। इसके लिए उनका बहुत चर्चा होती थी उन पर। 2019 के बाद किसी को याद नहीं है कि कोई आंध्र का चीफ मिनिस्टर था, 2 बार चीफ मिनिस्टर बना, हम भूल गए। लेकिन वही चंद्रबाबू हमको 2018 में कर्नाटक चुनाव के बाद कुमारस्वामी का जो
ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, शपथ विधि हुआ था, उसमें सोनिया की अगल बगल में हमने राहुल गांधी के अगल बगल में देखा है। शरद पवार, मायावती, अखिलेश, ममता बनर्जी, इनके साथ चंद्रा बाबू खड़े हुआ करते थे। आज किसी को चंद्रा बाबू की याद तक नहीं आती। तो 2014 के बाद ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम तक हम भूल गए, हमको याद तक नहीं आती उनकी। प्रकाश करात नाम के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ झंडा उठाया और मनमोहन सरकार को जो द लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट दिया था वो पीछे हटा लिया और मायावती और मुलायम को साथ लेकर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार बचाई थी, लेकिन सरकार गिर सकती थी। याद है आपको? वो प्रकाश करात हमें 2019 के बाद या रादर 2014 के बाद कहीं दिखते भी नहीं, किसी चैनल पर दिखते नहीं। हाँ, उनके जो दूसरे साथी है सीताराम येचुरी, ये बीच बीच में कहीं दिखाई देते, वरना प्रकाश करात, वृंदा करात हम बार बार देखते थे, ये गायब हो गए पटल से, दिखाई नहीं देते पर्दे पर, ना उनके नाम की कहीं चर्चा होती है। ये क्या अजीब मामला है। 2014 के बाद ऐसे कितने लीडर्स हैं जिनके नाम तक हम भूल गए। 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, इसके बाद ये बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा है। कपिल सिब्बल वो जोर शोर से बोलते थे पार्लियामेंट में, रास्ते पर, मीटिंग में, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। आजकल हमको उनका भाषण सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट की तौर पर सुनना पड़ता है। 1 साल पहले की बात होगी, कपिल सिब्बल ने इंसाफ के सिपाही नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहा था, उसका आगे क्या हो गया? वो इंसाफ कहाँ गया? वो सिपाही कहाँ गए? उनकी परेड कहाँ होती है? किसी को पता नहीं। कहने का मतलब यह है कि मोदी 2014 में पार्लियामेंट के चुनाव में उतर गए और उसके बाद देश की राजनीति ऐसे बदल रही है कि जिसको अंग्रेजी में डेड वुड बोला जाता है, यानी फटे पुराने जो राजकीय नेता है उनकी अहमियत ख़त्म हो गई है। वो सामने वाले मंच से हट गए, टीवी के चैनल के पर्दे पर से हट गए, खबरों से हट गए। हम उनको भूल तक गए, आम आदमी भी भूल गया है, पत्रकार भी भूल गए। तो हर चुनाव लोकसभा का 2014 या 19 का हम अभ्यास करने शुरू कर दिए, तो किसको कितने वोट मिले, किसको कितनी सीटें मिली, किसका बहुमत हो गया, कौन चुनाव हार गया, ये बाजू में रखो और देखो कि पूरी देश की जो राजनीति है उसमें कितना बड़ा बदलाव आ गया। मोदी जी 2014 के चुनाव में उतरे थे तो डिबेट में क्या चलता था? करे ये पार्टी है कहाँ? ईस्ट में तो पूर्व भारत में बीजेपी है ही नहीं, ओडिशा में नहीं है, बंगाल में नहीं है, इनका बंगाल में एक तक एमपी नहीं है। ये 2013-14 में बोला जाता था, जब मेरा ख्याल है 2014 में मोदी के कारण बंगाल से 4 बीजेपी के एमपी चुनकर आए थे, लेकिन 2014 में। और आज ऐसी बात है कि 2019 में बंगाल से 18 एमपी बीजेपी के चुनकर लोकसभा पहुँचे। आज विधानसभा में जिनका एक एमपी 2015 में था या 16 में था, उस बंगाल की विधानसभा में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है। और उस समय तक यानी 2014 या 2013 तक बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो 2 बड़े राजकीय दल हुआ करते थे, उनका नामो निशान विधानसभा में बचा नहीं है। सीपीएम का 1 एमएलए बचा है, कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं बचा है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लोकसभा में 2 एमपी है। 2014 से ये कितना बड़ा बदलाव
हर स्टेट में, हर राजनीति में आया, ये हमें समझना जरूरी है। बहुत सारे अभी हमने देखा, कल परसों की बात है, 10 साल जो 2013 में या 14 में आंध्र के 2 टुकड़े हो गए, तेलंगाना अलग राज्य बन गया, बचा कुचा है, उसको सीमांत आंध्र बोला जाता है। तो वहाँ तेलंगाना राज्य में जिसकी मांग खुद उठाकर जो बड़ा आंदोलन के चंद्रशेखर राव ने किया था, वो 2 टर्म वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और मानो उन्होंने अपने फैमिली की, अपने परिवार की जागीर बना दी तेलंगाना को। वो कल परसों एक चुनाव हार गए, 3 हफ्ते पहले की बात है। तब तक कितनी जोर शोर से उन्होंने अपनी पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना राज्य समिति, टीआरएस, वो 10 साल में इतने फुदक रहे थे चीफ मिनिस्टर बनकर कि उन्होंने अपनी पार्टी जो थी टीआरएस, उसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया, भारत राष्ट्र समिति। और महाराष्ट्र हो या और कोई छत्तीसगढ़ हो और राज्यों में अपनी पार्टी का फैलाव करना शुरू कर दिया था। ये पिछले 1 साल में तेलंगाना में कुछ करने के बजाय वही चंद्रशेखर राव चुनाव को सामना करना है ये भूल गए थे और महाराष्ट्र में हर जिले में अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे। गांव-गांव में, हर शहर में महाराष्ट्र के उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे, फ्लेक्स लगाए थे। आज हार चुके। पिछले 3 हफ्तों से 3 तारीख को मतगणना हो गई और आज मैं बोल रहा हूँ तो 3 हफ्ते हो गए। उसके बाद हमने चंद्रशेखर राव की चुनाव के नतीजों पर रिएक्शन तक सुनी नहीं है। तो हर मोदी जी के ज़माने में एक बात हुई है कि जो पहले कोई नेता हुआ करते थे, पिछले 10 साल के पहले एक से एक बड़े नेता गायब हो गए, राजनीति के पटल से हट ही गए। वो गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विरोधी नेता हुआ करते थे 2014 के बाद, रिटायर हो गए, कांग्रेस से भी निकल गए। आज कांग्रेस उनको गद्दार बोलती है। यानी जिन्होंने सोनिया गांधी को अपने फैमिली से उठाकर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, उसमें शरद पवार थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, बहुत सारे लोग थे। ये सब लोग आज कहाँ गए? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मुलायम का तो देहांत हो गया, बात अलग है। लेकिन ये जब मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आ गए, उस समय के जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य वगैरह हुआ करते थे, विमान बोस हुआ करते थे, बिहार में भी कोई बड़े नेता थे, अलग अलग राज्यों में जो बड़े नेता हुआ करते थे, वो एक एक करके हर लोकसभा चुनाव, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के बाद आहिस्ते आहिस्ते ओझल हो गए, हमारे नज़रों के सामने से गायब हो गए। देवेगौड़ा है, कुमार स्वामी है उनके बेटे। तो ये इसलिए हमको 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इस पर भी खाली सिर्फ ये रिजल्ट में कितनी सीटें किसकी आएगी, किसका वोट परसेंटेज घटेगा, कौन पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा, या किसकी अलायंस बनेगी या कौन सी अलायंस टूटेगी, इस पर चर्चा करने के जगह हमको और एक चर्चा करना ज़रूरी है कि 2024 का चुनाव और उसके नतीजे कौन सा राजकीय भविष्य लेकर हमारे सामने पेश होने वाले हैं। यानी कि आज जो नेता दिखाई दे रहे हैं उसमें से कौन से बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों से होंगे या दिल्ली के राष्ट्रीय राजनीति के होंगे जो 2014 के नतीजों के बाद हमारे नज़र से ओझल हो जाएंगे, ये चर्चा करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। अभी वो चुनाव होने से पहले ही केसी राव, चंद्रशेखर राव ओझल हो गए, गायब हो गए, 3 हफ्ते से हमको दिखाई तक नहीं दे रहे। 2018 के पहले चंद्रशेखर राव ने सबसे पहली, नीतीश कुमार तो बाद की बात है, 2017 में यूपी का चुनाव
300 से ज़्यादा सीटों से बीजेपी ने जीत लिया विधानसभा चुनाव और आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद पूरे बीजेपी विरोधी दलों का एक गठबंधन करने की पहली कोशिश चंद्रशेखर राव ने की थी। वो मुंबई में आकर उद्धव ठाकरे से मिले थे, बिहार में जाकर नीतीश कुमार से मिले थे, बाद में कोलकाता जाकर ममता दीदी से मिले थे। जब उनको समझ में आया कि ऐसा कोई गठबंधन होने की संभावना ही नहीं है और उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना तेलंगाना बचाना है, तो उन्होंने पहली टर्म खत्म होने से पहले 6 महीने पहले तेलंगाना की विधानसभा बर्खास्त की थी और मिड टर्म पोल लिए थे और दोबारा मेजॉरिटी से चुनकर आए थे। लेकिन आज देखिए वो भी हमारी आंखों से ओझल हो गए। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर 2 लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक जो हमको राजकीय पटल पर बड़े बड़े नेता दिखाई देते थे मोदी युग शुरू होने से पहले, मोदी एरा शुरू होने से पहले, और आज ओझल हो गए, तो 2024 के बाद ऐसे कौन कौन से नेता है जो परमानेंटली हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगी। मैं देखता हूँ उसमें 2 नेता महाराष्ट्र के हैं। एक है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने मतदाता से दगाबाजी कर कर मुख्यमंत्री होने के लिए बीजेपी से अलायंस तोड़ी और जिनको मतदाता ने ठुकराया था, ऐसे कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी और आज उनकी पार्टी टूटी है, वो उद्धव ठाकरे। इनकी ये चालाकी थी, तिकड़म थी, इसी कारण उनकी पार्टी टूटी और आज ना उद्धव ठाकरे यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो मेरा मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी बचेगी ही नहीं, ना खुद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी चलाने के लायक बच सकते, क्योंकि बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कैमरे का सामने कुछ भी बोलो, जब वोटर का सामना होता है तो वोटर आपको असली जगह दिखा देता है। जो केसी चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र को चुनौती दे रहे थे, महाराष्ट्र के राजनेताओं को चुनौती दे रहे थे, वो खुद की अपनी आंगन में तेलंगाना में कांग्रेस से परास्त हो गए। जो चंद्राबाबू मोदी को चैलेंज देकर मोदी को उखाड़ फेंकने की भाषा कर रहे थे, वो 2019 के चुनाव के बाद ओझल हो गए। शरद यादव जो नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए इसलिए गुस्से से अलग पार्टी बनाए थे, वो 2024 आते आते खुद इस दुनिया से ही निकल गए। लेकिन उससे भी बुरी बात है कि पिछले 3 साल जिंदा थे, लेकिन शरद यादव को ना राहुल गांधी पूछ रहे थे ना सोनिया गांधी पूछ रही थी, मानो शरद यादव उनको कोई था ये मालूम भी नहीं है। मतलब ये है कि कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेसी राजनीति ने ऐसे बहुत सारे राजकीय नेता और दल को इस्तेमाल करके काम खत्म होने पर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, कचरे के ढेर में फेंक दिया। तो ये मोदी ने नहीं किया है। मोदी के खिलाफ जाकर इन्होंने जो कुछ राजनीति की है उसके परिणाम उनको भुगतने पड़े। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर 2024 के चुनाव के नतीजे लोकसभा के आएंगे, उसके बाद ऐसे कौन कौन नेता है जो गिनती में भी नहीं रहेंगे। उसमें 2 नाम तो मैंने बोल दिए कि जैसे उद्धव ठाकरे है, शरद पवार की पार्टी भी टूटी है, उनके भतीजे ने तोड़ी है। थक गए उनके भतीजे कि आप इतनी उम्र होने के बाद भी हमको स्वयंभू होने नहीं देते, इसलिए पार्टी तोड़कर और पूरी पार्टी लेकर शरद पवार के भतीजे ही अलग हो गए। तो शरद पवार आज शादी में भी जाते हैं, किसी भी पूजा पाठ में भी जा पहुँचते। इतनी बुरी हालत शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में हो गई है। और यहाँ के छोटे मोटे जो कांग्रेस नेता है, महाराष्ट्र में
कांग्रेस का कोई छत्रप नेता नहीं है, कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसा। लेकिन जो छोटे मोटे नेता कांग्रेस में है वो भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को इतनी अहमियत नहीं दे रहे। तो 14-24 के बाद महाराष्ट्र के ये दो नेता है जो राजनीति से ओझल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और तीसरा नेता उसमें से मैं मानता हूँ कि बिहार के आज के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो अब ये इंडिया ... का नाटक करके खुद फंस गए। उनको लगता था कम से कम ओझल होने से अच्छा है कि सूत्रधार बनकर, कन्वेनर बनकर इंडिया अलायंस चलाने में जुट जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल करने से पहले ही कचरे में फेंक दिया। पटना में कांग्रेस की मीटिंग है, कांग्रेस मीटिंग के लिए गई, लेकिन बंगलोर आते आते पूरा इंडिया अलायंस जो बन रहा था उसके सारे लीडरशिप के धागे हैं वो कांग्रेस ने अपने हाथ में समेट लिए। और दिल्ली सम्मेलन के बाद नीतीश कुमार पूरे निराश हो गए, क्योंकि उनको मालूम है अब कांग्रेस हमें नहीं पूछ रही है और लालू तो धक्के मारकर निकालने के लिए उतावले हो रहे। तो बात साफ है, 2024 के बाद नीतीश कुमार का भी कोई भविष्य नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि 2024 के नतीजों से कौन से केसीआर और कौन से चंद्रा बाबू हमको मिलेंगे। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।